कौन है ये? उस लड़की की तरफ देखते हुए सुमित्रा जी अपने मन में सोचती हैं। सुमित्रा बहू, क्या कर रही हो? कब से ये दोनों दहलीज पर खड़े भीतर आने का इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ सुमित्रा जी को खामोश खड़ी देख उनसे बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन सुमित्रा जी, जो उस लड़की को बड़े ही गहरे से देख रही थी, उसके बारे में सोच रही थी, हड़बड़ाकर सुमित्रा जी दादी माँ की तरफ देखती हैं। हाँ हाँ माँ जी, उतारती हूँ। हड़बड़ाती हुई सुमित्रा जी दादी माँ से बोलती हैं और अथर्व और आरोही की तरफ मुड़ आरती उतारने वाली होती हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि अभी कुछ देर पहले उस लड़की ने क्या कहा था। वह फिर से उस लड़की की तरफ देखती हैं। सुनो, ये चुनरी तुम ही आरोही बहू के सिर पर डाल दो। सुमित्रा जी अपने मुड़कर अपने पास ही खड़े उस लड़की के हाथ में वह चुनरी देख उससे बोलती हैं। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तो परिवार के लोग ही करते हैं। वह लड़की उदास चेहरे से सुमित्रा जी से बोलती है। सुमित्रा जी उसकी ओर कदम बढ़ा उसके पास आती हैं और उसके सिर पर हाथ रखती हैं। मैंने कहा ना तुम करो। सुमित्रा जी उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उससे बोलती हैं। सुमित्रा जी की बात सुन जैसे उस लड़की का चेहरा खिल उठता है। जी, अभी डालती हूँ। खुश होती हुई वह लड़की सुमित्रा जी से बोलती है और आरोही के पास आ उसके सर पर अपने हाथ में पकड़ी हुई चुनरी को डाल देती है। जी, मैंने डाल दी है। अब आप आरती उतार सकती हैं। चहकती हुई वह लड़की सुमित्रा जी से बोलती है। उस लड़की को चहकता हुआ देख ना जाने क्यों सुमित्रा जी के दिल को बहुत ही तसल्ली मिल रही थी। वह अब उस लड़की के चेहरे से अपनी नजरें हटा आरोही और अथर्व की आरती उतारती हैं और उन्हें भीतर आने के लिए बोलती हैं। माँ, अधीरा मेरी गोद में ही सोई हुई है। मैं इसे लेकर रूम में जा रहा हूँ। अथर्व अंदर आकर सुमित्रा जी से बोलता है। हाँ ठीक है, तुम इसे लेकर जाओ और बेड पर सुला दो। सफर काफी लंबा था, थक गई होगी मेरी गुड़िया। सुमित्रा जी अधीरा के हाथों को पकड़ उसे चूमती हुई अथर्व से बोलती हैं। वृंदा, वृंदा कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। उससे कहो अथर्व को उसका रूम दिखा दे। दादी माँ अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए वृंदा को ढूंढती हुई बोलती हैं। वृंदा इस हवेली की बहुत पुरानी नौकरानी थी और इस हवेली की पूरी जिम्मेदारी वृंदा के ही हवाले थी, जिसे दादी माँ वहां न देखकर पूछती हैं। माता जी, वह वृंदा काकी अभी यहीं थी। आप लोगों के लिए चाय बनाने चली गई हैं। मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा आते आते आपको गर्म चाय पिला दें। कमरा मैं दिखा देती हूँ। पास ही खड़ी वह लड़की दादी माँ से बोलती है। आइए भैया जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। पास ही खड़ी वह लड़की अथर्व से बोलती है। दादी माँ, मैं खुद चला जाऊंगा। कितना भी समय क्यों ना हो जाए, इस हवेली का हर एक कोना मुझे अच्छी तरह से याद है। अथर्व दादी माँ से बोलता है। हाँ अथर्व, मुझे पता है तुम नहीं भूले होगे, लेकिन अब तुम्हारा पुराना रूम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी और आरोही की जब सगाई फिक्स हुई थी, उस वक्त मैं तुम्हारे और आरोही के लिए एक नया रूम तैयार करवाया था। तुम उसी रूम में जाकर रहोगे। और वह रूम कहाँ है, ये तुम्हें नहीं पता। यहाँ आने से पहले वृंदा से बोलकर मैंने उसे साफ करवा दिया था। दादी माँ अथर्व से बोलती हैं। अब तो आप चलेंगे ना भैया जी? आइए चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। वह लड़की फिर से अथर्व से बोलती है। अथर्व भी अपनी नजरें घुमा उस लड़की के चेहरे की तरफ देखता है। वह लड़की तुरंत ही अपने कदमों को आगे बढ़ा लेती है। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़कर देखती है। अथर्व अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उस लड़की को देख रहा था। क्या हुआ भैया जी, क्या सोचने लगे आप? मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। वह लड़की फिर से अथर्व से बोलती है। उसकी बात सुनकर अथर्व बिना कुछ बोले उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। भैया जी, आपको आए हुए तो यहाँ बहुत साल हो गए होंगे। वह लड़की अथर्व से बोलती है। अथर्व बस उस लड़की की बातों को सुन रहा था। इसकी आवाज, नैन नक्श काफी जाने पहचाने लग रहे थे अथर्व को। अथर्व गौर से उसके बारे में सोचने लगता है। वह आगे चल रही थी, लेकिन अथर्व की नजरें बिल्कुल उसी पर थीं। उसका बात करने का तरीका काफी कुछ उससे और आरुष से मिल रहा था। चुलबुली वह बिल्कुल आरुष के जैसी ही थी। उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ सुमित्रा जी की तरह दिख रही थी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा?
अपने आगे चलती हुई उस लड़की से अथर्व पूछता है। अथर्व की आवाज सुन वह लड़की अपनी जगह रुक जाती है और पीछे मुड़कर अथर्व की तरफ देखती है। राधा, राधा नाम है मेरा भैया जी। वह लड़की अथर्व की तरफ देखती हुई उनसे बोलती है। कब से काम करती हो यहाँ? अथर्व उससे सवाल करता है। जी, यह तो याद नहीं, लेकिन बहुत छोटी थी तब यहाँ अम्मा और बाबा के साथ आती हूँ। बाकी अधिक कुछ मुझे याद नहीं है। वह लड़की अथर्व से बोलती है। किसकी बेटी हो तुम? अथर्व फिर उस लड़की से पूछता है। जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ के जो माली हैं उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्हें ही मैं बाबा कहकर बुलाती हूँ। वह लड़की अथर्व को बताती है। क्या कहा? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? अथर्व हैरानी से उस लड़की की बात सुन बोलता है। छोड़िए ना भैया जी, आइए चलिए। गुड़िया आपकी गोद में सो रही है, इसे आप अच्छे से बिस्तर पर सुला दीजिए। वह लड़की आगे बढ़ती हुई अथर्व से बोलती है। अथर्व फिर उसके पीछे चलने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में राधा की बातें ही चल रही थी। लीजिए भैया जी, आ गया आपका कमरा। आप गुड़िया को सुला दीजिए, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। वह लड़की, जिसका नाम राधा था, अथर्व से बोलती है और वहां से जाने लगती है। रुको, अथर्व अपनी कड़क आवाज में राधा से बोलता है। राधा, जो कुछ कदम बढ़ चुकी थी, मुड़कर अथर्व की तरफ देखती है। जी भैया जी, कुछ चाहिए था आपको? राधा अथर्व से पूछती है। कुछ नहीं, तुम जाओ। अथर्व राधा से बोलता है। ठीक है भैया जी, राधा अथर्व से बोलती है और वहां से चली जाती है। अथर्व जाती हुई राधा को देखता हुआ कुछ सोचता है, और अपनी आंखों के सामने से राधा को ओझल हो जाने पर अथर्व रूम में आता है और अपने गोद में सोई हुई अधीरा को बेड पर अच्छे से सुला उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, और फिर सीधा खड़ा हो अपने पैंट के पॉकेट से अपना फोन निकाल नंबर डायल करता है। रंजन, इस हवेली में राधा नाम की एक लड़की है। मुझे अभी कुछ ही देर में उस लड़की की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। दूसरी तरफ से रंजन के फोन रिसीव करने पर अथर्व उससे बोलता है। यस बॉस, मैं अभी पता करके आपको बताता हूँ। रंजन अथर्व से बोलता है। रंजन की बात सुन अथर्व फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और उसे बेड के पास ही रखे नाइट लैंप के पास रख अपने दोनों पैंट के पॉकेट में अपने हाथों को डाल सीलिंग की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेता है। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वह सही है, या बस मेरा एक ख्याल है? अथर्व सीलिंग को घूरते हुए खुद से ही बोलता है। कुछ देर बाद वह अधीरा की तरफ देखता है, जो मासूम चेहरे के साथ गहरी नींद में सो रही थी। अथर्व अधीरा के पास ही बेड पर बैठ जाता है और अपना एक हाथ उठा अधीरा के सिर पर रखता है और झुककर उसके माथे पर किस करता है। जल्दी तुम भी अधीरा की तरह मेरे पास होगी नैना, अपनी फैमिली में होगी। अथर्व अधीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए खुद से बोलता है। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही गहरी मुस्कुराहट थी, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। वो एक नज़र अधीरा को फिर से देखता है और बेड से उठ जाता है। सुमित्रा जी को खामोश देख दादी माँ अभी भी सवालिया नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। बोलो ना सुमित्रा बहू, तुम क्यों जानना चाहती हो राधा के बारे में? दादी माँ फिर से सुमित्रा जी से पूछती हैं। क्या दादी माँ, आपने सच में राधा को गौर से नहीं देखा? अपने दोनों हाथ अपने पैंट के पॉकेट में डाले हुए अथर्व उनके करीब आता हुआ बोलता है। तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो? अथर्व, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? दादी माँ परेशान होती हुई अथर्व से बोलती हैं। अभी कुछ ही देर में ही सब कुछ पता चल जाएगा दादी माँ। तब तक आप आराम से बैठिए और चाय पीजिए। अथर्व को सेंटर टेबल से चाय का गिलास उठाते हुए एक नज़र सोफे पर बैठी हुई आरोही को देख दादी माँ से बोलता है, और वहीं आरोही के करीब बैठ चाय की चुस्की लेने लगता है। आरोही को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उलझन में है। इस वक्त आरोही का दिमाग किसी पहेली को सुलझाने में लगा हुआ था। वह अथर्व पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ देर बीत जाने के बाद दादी माँ फिर से अथर्व की तरफ देखती हैं। बताओ ना अथर्व, क्या बात है? सुमित्रा बहू, तुम भी नहीं बता रही हो। दादी माँ पहले अथर्व की तरफ देख, फिर से सुमित्रा जी की तरफ देख उनसे बोलती हैं।
दादी माँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद हर बात में श्योर ना हूँ तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए प्लीज आप अभी थोड़ी देर धैर्य बना कर रखिए। अथर्व दादी जी के हाथ पकड़ अपनी दोनों हथेलियों के बीच उसे दबाते हुए बोलता है। सुमित्रा जी भी चेहरे पर परेशानी के भाव लिए हुए लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी। ऐसे ही आधे घंटा बीत चुका था। तभी वहां रंजन आता है और रंजन के साथ एक आदमी और वृंदा भी थे। बॉस, ये आपको सारी बातें बताएगा, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं। रंजन अपने पास खड़े हुए आदमी को कंधे से पकड़ अथर्व के सामने करते हुए अथर्व से बोलता है। अथर्व भी अपनी जगह से उठ जाता है और चलते हुए रंजन की बगल में खड़े उस आदमी के पास आता है। विशंभर काका, मुझे पूरी बात बताइए, क्या जानते हैं आप? अथर्व रूड आवाज में विशंबर से बोलता है। अथर्व बेटवा, क्या हुआ? आप लोग इस तरह से राधा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? वह भी इतने सालों बाद। क्या उस बच्ची से कोई भूल हो गई है? अपने दोनों हाथों को जोड़ता हुआ विशंबर अथर्व से बोलता है। विशंबर काका, यह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे यह बताइए, राधा आपको कहाँ, कैसे और कब मिली? कौन आपके पास उसे लेकर आया? अथर्व एक ही सांस में विशंबर से बोलता है। अथर्व बेटवा, लगभग 16 साल पहले एक आदमी इसे मेरे पास लेकर आया और बोला कि छोटी बहू रानी ने इसे मेरे पास भेजा है। ये कोई अनाथ है जिसे वह चाहती हैं कि मैं अपने पास रखूं और इसका पालन पोषण करूं। और इसके बदले में उन्होंने मेरी तनख्वाह में हर महीने 1,000 रुपये बढ़ा दिए। लेकिन उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि राधा के बारे में कभी किसी को पता ना चले। लेकिन आसपास के लोगों से मालिक बात तो खुली जाती है, लेकिन मैंने कभी किसी को यह नहीं जानने दिया कि राधा कहाँ से मेरे पास आई है। आज पहली बार यह सच मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे और मेरी पत्नी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके आने से मेरे तनख्वाह में पूरे 1,000 रुपये बढ़ गए। 1,000 रुपये मुझे मेरी गरीबी के लिए बहुत ज्यादा थे। हमें लगा लक्ष्मी जी हमारे घर स्वयं चलकर आई हैं, इसलिए हम दोनों ने भी उनकी बात मान ली और राधा का पालन पोषण करने लगे। विशंबर अथर्व के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए बोल रहा था। जैसे जैसे विशंबर राधा के बारे में बात बता रहा था, सुमित्रा जी की आंखों से आंसुओं की धार और तेज बहती जा रही थी। विशंबर की पूरी बात सुन सुमित्रा जी धड़ाम से सोफे पर गिर जाती हैं। सुमित्रा जी को गिरते हुए देख अथर्व तुरंत उनकी तरफ भागता है। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? अथर्व सुमित्रा जी को दोनों कंधों से थामे हुए उनसे बोलता है। सुमित्रा जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अथर्व, क्या यह मेरी नैना हो सकती है? आंसुओं से डबडबाई हुई आंखें लिए हुए सुमित्रा जी अथर्व को देखती हैं और उससे पूछती हैं। माँ, यह हमारी नैना हो नहीं सकती है। यह हमारी नैना ही है। कुछ दूरी पर राधा के साथ खड़ी आरोही सुमित्रा जी से बोलती हैं। सभी सुमित्रा जी की तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त आरोही ने एक हाथ से राधा का कंधा और दूसरे हाथ से राधा की हथेली को पकड़ा हुआ था। वह राधा को पकड़े हुए सुमित्रा जी के पास लेकर आती है। माँ, ये देखिए, यह राधा के माथे का ये निशान। राधा के माथे के बाल को हटाते हुए आरोही सुमित्रा जी से बोलती है। ये वही निशान है जिसे आपने मुझे बताया था कि बचपन में टेबल के कोने से लगने की वजह से इसके सर में गहरा जख्म हो गया था। आज भी ये निशान है। भले ही अब ये बहुत हल्का और छोटा दिख रहा है, लेकिन माँ, देखिए, यह हमारी नैना ही है। राधा के चेहरे पर अपने हाथ को फिराती हुई आरोही सुमित्रा जी से बोलती है। आरोही की बात सुन सुमित्रा जी भी जल्दी से सोफे से उठती हैं और जल्दी जल्दी अपने हाथों को बढ़ा राधा के बालों को उसके माथे से हटा उसके सर का वह निशान देखने लगती हैं। हाँ, ये मेरी नैना ही है। राधा के चेहरे को थाम सुमित्रा जी उसके माथे को चूमती हुई बोलती हैं। अथर्व, माँ जी, देखिए, मेरी नैना मुझे मिल गई है। आज भगवान मुझ पर मेहरबान हो गए हैं। आंखों में नमी लिए हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट ले सुमित्रा जी बोलती हैं। अथर्व और सुमित्रा जी की बातों को सुनकर आरोही को भी राधा के नैना होने पर शक हो चुका था। इसलिए
जब ये लोग बात कर रहे थे और अथर्व ने कुछ देर इंतजार करने के लिए बोला था, आरोही वहां से उठकर नैना के पास चली गई थी। बस वह ये देखना चाहती थी कि वह निशान जिसे सुमित्रा जी ने एक बार बताया था, वह निशान राधा के सिर पर है या नहीं। आरोही जब जाकर राधा के सिर पर वो निशान देखती है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि राधा ही नैना है, और वह नैना को अपने साथ लिए हुए वहां पर आ जाती है। राधा हैरान हुई, बस सबके चेहरे को ही देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे चलती हुई विशंबर के पास आती है। बाबा, क्या हो रहा है ये सब? परेशान चेहरा और आवाज में उदासी लिए हुए राधा विशंबर से पूछती है। दिसंबर को भी अब तक पूरी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ गया था कि राधा का इस खानदान से जरूर कोई गहरा रिश्ता है। दिसंबर राधा के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़ घुटने के बल बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो बिटिया, मुझे माफ कर दो। अपने हाथों को जोड़ अपने सिर को झुकाए हुए घुटने के बल बैठा दिसंबर राधा से लगातार गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बाबा, उठिए, उठिए आप। दिसंबर को कंधे से पकड़ उठती हुई राधा उससे बोलती है। अतः राधा के पास आता है और उसे कंधे से पकड़ अपनी ओर घुमाता है। राधा सवालिया नजरों से अथर्व की ओर देख रही थी। अथर्व उसे पकड़ अपने गले से लगा लेता है। वह लगातार उसके बालों को सहलाए जा रहा था। राधा को भी अथर्व के गले से लगे हुए बड़ा सुकून मिल रहा था। उसे अथर्व बिल्कुल भी अजनबी महसूस नहीं हो रहा था। आज वह पहली बार कुछ घंटे पहले ही अथर्व से मिली थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह उसे बरसों से जानती है। लेकिन उसे ये सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह अथर्व के सीने से लगी हुई आंखें बंद किए हुए यही सब सोच रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जो उसकी बंद आंखों के बाहर निकल रहे थे। कुछ देर वह ऐसे ही रहती है, फिर अपने सिर को उठा अथर्व से दूर होती है और फिर से अपनी सवालिया नजरें लिए अथर्व की तरफ देखने लगती है। अथर्व भी बस उसे देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या बताए, कैसे बताए कि वह उसका भाई होकर भी इसकी हिफाजत नहीं कर पाया। न जाने ही कितने कष्ट, कितनी परेशानियां उसने जिंदगी में झेली होंगी, कितने दुख उसने देखे होंगे। वह उनके इतने करीब थी, लेकिन फिर भी अथर्व उसे पहचान नहीं पाया। अथर्व अभी राधा की तरफ देखते हुए यह सब सोच ही रहा था, तभी आरोही राधा के पास आती है। तुम यही सोच रही हो ना कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? आरोही राधा से पूछती है। राधा बिना कुछ बोले हुए ही आरोही की तरफ देखती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसका गला रुंध गया था। उसके गले से आवाज निकलना इस समय मुश्किल था। आरोही उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहां लेकर आती है जहाँ सुमित्रा जी और दादी माँ दोनों खड़ी थी। दोनों की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू भी खुशी के थे और उनके दिल में ममता उमड़ रही थी। वह जल्द से जल्द राधा को अपने सीने से लगा उस पर अपना सारा प्यार लुटाना चाह रही थी। आरोही हाथ पकड़े हुए राधा को सुमित्रा जी और दादी माँ के पास लाकर खड़ी कर देती है। राधा अब सवालिया नजरों से फिर से आरोही को देखने लगती है। उसके मन में उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। ये सब क्या हो रहा था, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह अभी तुरंत अपने सवाल का जवाब इन लोगों से पूछ ले, लेकिन वह इन लोगों से कैसे सवाल पूछ सकती थी? आखिर वह इस घर के नौकर की बेटी जो थी। तुम ऐसे मत देखो राधा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आरोही राधा की नजरों में सवाल को पढ़कर उससे बोलती है। राधा अभी भी बस उसे देखे जा रही थी। उसकी उम्मीद इस वक्त सिर्फ आरोही ही थी। वह इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द आरोही यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उसे बताए। ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी दादी माँ। और दादी माँ और सुमित्रा जी की तरफ इशारा करते हुए आरोही राधा से बोलती है। लेकिन मैं तो अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? रोती हुई राधा आरोही की तरफ देखते हुए बोलती है। राधा की ऐसी बात सुन जल्दी से सुमित्रा जी राधा के करीब आती हैं। वो राधा को कंधे से पकड़ लेती हैं। नहीं मेरी बच्ची, तू अनाथ नहीं है। तेरा एक भरा पूरा परिवार है। तू मेरी बेटी है। तू अनाथ नहीं है। तेरे पास बस सारे रिश्ते हैं जो एक खुशनसीब इंसान के पास होने चाहिए। सुमित्रा जी राधा से बोलती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? राधा सुमित्रा जी के दोनों हाथों को अपने कंधे से हटाती हुई उनसे दूर हो बोलती है और विशंबर के पास आ खड़ी हो जाती है। बाबा, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये तो हमारे मालिक हैं। मैं उनकी नौकरानी हूँ, फिर उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? विशंबर के हाथ को पकड़े हुए राधा उससे सवाल करती है। विशंबर खामोशी से खड़ा बारी बारी से सभी की तरफ देख रहा था। उसे तो खुद भी पूरी बात नहीं पता थी। वह हैरान था यह जानकर कि राधा अगर इस खानदान की बेटी है तो उसके पास क्यों उसे भेजा गया। आप खामोश क्यों हैं बाबा? कुछ बोलते क्यों नहीं? राधा फिर से विशंबर के कंधे को पकड़ हिलाती हुई उससे सवाल करती है। मैं क्या बोलूं बिटिया रानी, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है भगवान ने तेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी है। दिसंबर भी आंखों में आंसू लिए हुए उनसे बोलता है। अब तक वहां दिसंबर की पत्नी भी आ चुकी थी और दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वह चलती हुई राधा के करीब आती है। मैं ना कहती थी जी कि ये जरूर किसी बड़े खानदान की बेटी है जो गलती से हमारे घर आ गई है। इसे देखकर ही मुझे यह एहसास होता था कि इसके अंदर किसी बड़े खानदान का खून दौड़ रहा है। लेकिन मालिकों की बात थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। विशंबर की पत्नी राधा के सिर पर हाथ फेरती हुई बोलती है। फिर वह चलती हुई दादी माँ के पास आती है। माता जी, हमने अपनी हैसियत के हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी थी बिटिया की परवरिश में। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। विशंबर की पत्नी दादी माँ के पैरों को पकड़ गिड़गिड़ाती हुई बोलती है। दादी माँ हैरानी से बस खामोश खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी। उन्हें अपने ऊपर बहुत अफसोस हो रहा था कि उनकी पोती उनके इतने करीब थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई। क्यों जिस दिन उन्हें इस बच्ची के बारे में पता चला था उसी दिन वह उससे मिलने नहीं आई? क्यों उनकी ममता नहीं जागी? उसके बारे में सुनकर भी दादी माँ खुद को धिक्कारती हुई लगातार अपने मन में सोचने जा रही थी। आरोही उनके पास खड़ी है और दादी माँ के कदमों में पड़ी हुई विशंबर की पत्नी को कंधे से पकड़ खड़ा करती है। देखिए, आप इस तरह से मत रोइए। आपने नैना को अपने पास रखा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वरना नैना इस वक्त न जाने कहाँ होती। लेकिन अभी जब तक हम नहीं गए थे ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ जो कुछ भी राज खुला है, जो भी बात पता चली है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं बस उनके बीच ही रहना चाहिए। आरोही पहले विशंबर की पत्नी की तरफ देखते हुए फिर वहां खड़े विशंबर की तरफ और नौकरानी बिंद्रा की तरफ देखते हुए उन्हें समझाती है। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को? आरोही फिर से सबसे पूछती है। जी छोटी बहू रानी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। बिशंबर और वृंदा अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए आरोही से बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग जाइए। हम आपसे बाद में बात करते हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आरोही फिर से सबको वार्निंग देती हुई बोलती है। कुछ ही देर में सभी वहां से चले जाते हैं। राधा भी वहां से जाने लगती है, लेकिन आरोही राधा के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। कहाँ जा रही हो तुम? आरोही राधा से सवाल पूछती है। राधा अभी भी खामोशी से खड़ी आरोही की तरफ देख रही थी। आरोही भी राधा के मन की हालत समझ रही थी। इतना बड़ा राज आज उसके सामने खुला था। उसके लिए भी यह सब आसान नहीं था। आरोही राधा का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर सोफे के पास आती है और राधा को सोफे पर बिठा देती है। वह राधा के गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है। राधा आरोही के गले लग जाती है और रोने लगती है। आरोही उसके बालों को सहलाती हुई उसे चुप कराती है। कुछ देर बाद राधा जब शांत होती है और आरोही के सामने बैठ अपनी नाम आंखों से आरोही की तरफ देखती है। अब तक मैं खुद को अनाथ समझ रही थी,
क्यों मुझे इस तरह से छोड़ दिया गया? अगर मैं इस घर की बेटी हूं तो? सुबकते हुए राधा आरोही से सवाल करती है। आरोही और बाकी सब उसकी तरफ देख रहे थे। सबकी आंखों में नमी थी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। सोफे से उठती हुई राधा आरोही से बोलती है, तुम इस खानदान की बेटी हो, अब तुम यहीं रहोगी अपने परिवार के साथ। आरोही राधा के सिर पर हाथ फेरती हुई उससे बोलती है, लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? राधा रुआसी आवाज में आरोही से बोलती है, क्यों? तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी माँ, तुम्हारे भाई, सब लोग यहाँ हैं। तो तुम इन्हें छोड़कर कहाँ जाओगी? बड़े ही प्यार से आरोही राधा से बोलती है। लेकिन ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा फिर से आरोही से सवाल करती है। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, आरोही राधा से बोलती है। आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही रंजन बोल पड़ता है, मैम 2 दिन में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद आप लोग श्योरिटी के साथ इन्हें सब कुछ बता सकते हैं। रंजन आरोही से बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रंजन, मैं अपनी बहन को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। अतः राधा की तरफ देखते हुए रंजन से बोलता है, लेकिन सर, मैंने डीएनए सैंपल टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया है। रंजन अथर्व से बोलता है। अथर्व अब खामोश था। सर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? रंजन अथर्व से पूछता है। हाँ रंजन, तुम जा सकते हो, और बाकी चीजों का भी ध्यान रखना। मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अथर्व राधा की तरफ देखते हुए ही रंजन से बोलता है, बॉस, कोई लापरवाही नहीं होगी। सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही चल रहा है। सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। रंजन अथर्व से बोलता है और वहां से चला जाता है। आरोही धीरे धीरे एक एक करके सारी बातें राधा को बताती है। राधा बातें सुनते हुए लगातार आंखों से आंसू बहा रही थी। कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। मेरे नसीब में भगवान ने ये क्या लिख दिया है। वह खुद को क्या समझती थी, और क्या आज भगवान ने उसे दे दिया है। उसने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच रखा था। इतनी अच्छी तकदीर उसकी हो सकती है। अब तक उसने खुद को अनाथ समझ रखा था, लेकिन आज उसके पास उसकी अपनी फैमिली थी, और वह अपने मन में सोच रही थी। कुछ देर बाद राधा सुमित्रा जी के साथ उनके रूम में थी। उसने अपना सिर सुमित्रा जी की गोद में रखे हुए था। दादी माँ अभी बेड की दूसरी साइड बैठी हुई राधा की तरफ देख रही थी। नैना, मेरी बच्ची, बहुत हो गया, अब इन आंखों से आंसू बहाना बंद कर। अब रोने का टाइम बीत चुका है मेरी बच्ची। अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे सारे बिछड़े हुए अब मेरे पास हैं। भगवान की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर कि उन्होंने जो कुछ भी मुझसे छीना था मुझे वापस लौटा रहे हैं। तू नहीं जानती, तेरी फिक्र दिन रात हम सबको खाए जा रही थी। दिन रात हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हमारी नैना जल्द से जल्द हमें मिल जाए। लेकिन मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। मैं नहीं जान पाई कि तू मेरे इतने करीब है, मेरे इतने पास है। दादी माँ राधा से बोलती हैं। राधा जो कि सुमित्रा जी की गोद में सर रखे हुए आंसू बहाए जा रही थी, अपने आंसुओं को पोंछती है और दादी माँ के पास आती है। नहीं दादी माँ, आप नहीं रोएंगी। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो हम सबकी तकदीरों की है। लेकिन देखिए, भगवान ने हमें सबको फिर से मिला दिया। हम सब आज एक साथ हैं। इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। गलती किसी की भी नहीं थी, ये सब नियति थी। तो जो नियति में लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। विधि का विधान आज तक कोई नहीं बदल सका। राधा दादी माँ की आंखों में आए हुए आंसू, जो कि उनके गालों पर लुढ़क आए थे, उन्हें पहुंचती हुई दादी माँ को समझा रही थी। सुमित्रा जी राधा को देखकर मुस्कुरा रही थी। आंखें तो उनकी भी नम थी, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने वर्षों से जो वह अपनी बेटी की फिक्र में मर मर कर जी रही थी, आज वह बेटी उनके पास थी। आज उन्हें सुकून की नींद आने वाली थी। न जाने कितने वर्षों से वह ढंग से सो नहीं पाई थी। अपनी बेटी का ख्याल आते ही रात में वह नींद से जाग जाया करती थी। उन्हें वह 4 साल की बच्ची सपने में हमेशा माँ कहकर पुकारती थी, और वह चिल्लाती हुई नींद से जाग जाती थी और फिर पूरी रात रोती रहती थी। आरोही और दादी माँ भी ये सब अच्छी तरह से जानते थे।
और वह सुमित्रा जी को समझाया करते थे, लेकिन उन दोनों को भी नैना की बहुत फिक्र थी। आरोही लगातार नैना को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नैना का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इधर आरोही रूम में आती है। अधीरा बेड पर गहरी नींद में सोई हुई थी। आरोही अधीरा के करीब आती है और बेड पर उसके पास ही बैठ जाती है। बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई वह उसके माथे को चूमती है। पूरे दिन अपने पापा के साथ रही है, मम्मा की तो इसे अब परवाह ही नहीं है। शैतान बच्ची, अपनी आंखें छोटी कर आरोही अधीरा की तरफ देखती हुई उससे बोलती है। मगर अधीरा तो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे अथर्व का ख्याल आता है। वह रूम में नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए अथर्व को ढूंढने लगती है, लेकिन अथर्व उसे नजर नहीं आता है। वह रूम में बने हुए उस दरवाजे की तरफ जाती है जो बाहर हवेली के गार्डन में खुलता था। आरोही दरवाजे के करीब आती है तो देखती है कि वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह दरवाजे को पूरा खोल रूम से बाहर निकल गार्डन की तरफ बढ़ती है। बाहर अंधेरा काफी हो चुका था, लेकिन गार्डन में जल रही स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में उसे चेयर पर बैठा अथर्व दिखता है। वह चलती हुई अथर्व के करीब जाती है। अथर्व इस वक्त स्मोक कर रहा था। आरोही अथर्व के करीब पहुंच उसके कंधे पर हाथ रखती है। आरोही के हाथ रखने से अथर्व मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। आरोही अथर्व को देखती है तो हैरान हो जाती है। इस वक्त उसका दोनों आंखें बिल्कुल लाल थीं। आरोही को देख अथर्व फिर से अपना चेहरा सामने की तरफ कर स्मोक करने लगता है। आरोही पास ही पड़ी एक दूसरी चेयर को खींच अथर्व की चेयर के पास करती हुई और उस पर बैठ जाती है। अगर दिल में दर्द हो तो थोड़ा सा रोया जा सकता है। रोने से आपकी इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। वैसे अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही दूसरी तरफ देखती हुई अथर्व से बोलती है। आरोही की बात सुनकर भी अथर्व कुछ नहीं बोलता और दूसरी तरफ देखते हुए स्मोक करता रहता है। कुछ देर तक आरोही अथर्व के कुछ बोलने का इंतजार करती है, लेकिन जब अथर्व नहीं बोलता है तो आरोही उठकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही आरोही चेयर से उठकर एक कदम बढ़ाती है, उसे महसूस होता है अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह मुड़कर अथर्व की तरफ देखती है। अथर्व ने अभी भी दूसरी तरफ देखते हुए ही आरोही का हाथ पकड़ रखा था। वह आरोही का हाथ पकड़ उस पर दबाव देते हुए धीरे धीरे अपने तरफ कर रहा था। आरोही भी अब अपने कदमों को पीछे करती हुई अथर्व के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। अथर्व अब अपना चेहरा घुमाता है और अपने चेहरे को आरोही के पेट पर लगा देता है। आरोही पहले तो अथर्व की इस हरकत पर हैरान होती है, लेकिन जल्दी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह अपने दोनों हाथों को उठा अथर्व के सर पर रखती है और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। वह महसूस कर सकती थी कि अथर्व इस वक्त बहुत इमोशनल है। शायद आज अपनी बहन को देखकर वह खुश था, लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी इतने वर्षों से वह उस परिवार से दूर रही, इस बात का अथर्व को अफसोस भी था। लेकिन इसमें अथर्व की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था इस बारे में। कुछ ही देर में आरोही को अपने पेट पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। आरोही ये अच्छी तरह से समझ सकती थी कि अथर्व के आंसू ही हैं। अथर्व अब अपने दोनों हाथ उठा आरोही के कमर के इर्द गिर्द लपेट लेता है। कुछ देर तक आरोही ऐसे ही खड़ी रहती है। काफी देर बीत जाने के बाद अथर्व आरोही की कमर से अपने हाथों को हटा उसके पेट से अपना चेहरा दूर करता है और बिना आरोही की तरफ देखे हुए ही वहां से उठकर रूम के अंदर चला जाता है। आरोही वहीं खड़ी अथर्व को देख रही थी। कुछ देर बाद आरोही भी रूम के अंदर आती है। अथर्व अब अधीरा के करीब लेटा हुआ उसे हक करके आंखें बंद किए हुए था। आरोही रूम के अंदर आती है और एक नजर अधीरा और अथर्व को देख दरवाजे की तरफ मुड़ती है और दरवाजे को लॉक कर बेड के करीब आती है। अथर्व के पैर इस वक्त ब्लैंकेट के ऊपर थे। आरोही अथर्व के करीब आती है और उसके पैरों को उठा उसके पैरों के नीचे से ब्लैंकेट निकालती है और ढंग से अथर्व को ब्लैंकेट से कवर करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वह जैसे ही मुड़ती है अथर्व उसके हाथों को फिर से पकड़ लेता है। आरोही मुड़कर अथर्व की तरफ देखती है।
वह अभी भी अपने चेहरे को पिलो में घुसाए हुए अपनी आंखों को बंद कर रखा था। आरोही यह समझ चुकी थी कि इस वक्त अतर को उसकी बहुत जरूरत है। वह अब बिना वक्त गंवाए हुए वहीं बेड पर अतर के बगल में ही बैठ जाती है। आरोही के बैठते ही अतर अधीरा को बेड पर एडजस्ट करता है और आरोही के लेटने के लिए जगह बना देता है। आरोही भी अतर के बगल में लेट जाती है। अथर्व अब करवट बदलता है और अपने चेहरे को आरोही के सीने पर रख देता है। आरोही भी अपने एक हाथ उठा अथर्व के सिर पर रखती है। थैंक यू आरोही। अथर्व अपने एक हाथ को उठा आरोही की कमर पर रखता हुआ आरोही से बोलता है। आरोही के हाथ जो अथर्व के बालों में चल रहे थे रुक जाते हैं। आरोही शायद समझ रही थी कि अथर्व उसे किस लिए थैंक यू बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह अथर्व से बात करना चाह रही थी। वह चाहती थी कि अतर्व खुलकर उसे अपने दिल की बात करे, जिससे अतर्व का मन भी हल्का होगा और उन दोनों के बीच इतने सालों में बनी जो एक दीवार थी वह भी गिर जाती। अब ये थैंक यू किस लिए? आपके बालों में उंगलियां फिराने के लिए? आरोही अतर्व से मजाकिया लहजे में बोलती है। माहौल इस वक्त गंभीर था, लेकिन आरोही उस गंभीर माहौल को हल्का बनाना चाहती थी और वह हर एक कोशिश कर रही थी जिससे अतर्व का मूड चेंज हो सके। अतर्व अब आरोही के खुले पेट पर अपने हाथों को चलाने लगा है। मेरी माँ को ढूंढने के लिए, मेरी बहन को समझने के लिए, मेरी बेटी को अकेले संभालने के लिए, इन सब के लिए थैंक यू। और बहुत सी चीजें हैं जिसे तुमने संभाला है, उन सब के लिए थैंक यू सो मच आरोही। अथर्व अपने चेहरे को उठा आरोही की आंखों में देखता हुआ बोलता है। अथर्व बोल रहा था और आरोही अथर्व की बालों में उंगलियां फेरते हुए खामोशी से उसकी बातों को सुन रही थी। जो जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए थी उसे तुमने निभाई। बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत, सब कुछ तुमने बर्दाश्त किया, फिर भी मेरी फैमिली को संभाला। अकेले सब कुछ सहती रही। अतः आरोही के चेहरे के करीब अपना चेहरा कर उससे बोलता है। मेरी नहीं, हमारी फैमिली। आरोही अथर्व के चेहरे पर अपनी हथेली को रख उससे बोलती है। अथर्व अपना माथा आरोही के माथे से जोड़ लेता है। आपको पता है वाइफ को हस्बैंड की अर्धांगिनी कहा जाता है? आरोही अथर्व से बोलती है। अथर्व ऐसे ही आरोही के माथे से अपने माथे को जोड़े हुए हाँ कहता है। तो जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी जिम्मेदारियां मेरी भी तो हुई। आरोही अथर्व से बोलती है। अथर्व अब अपना चेहरा उठा आरोही की आंखों में फिर से देखने लगता है। तो इसके लिए आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? आरोही भी अथर्व की आंखों में देखती हुई बोलती है। सॉरी जान, मैंने थैंक यू बोलकर फिर से तुम्हारी इंसल्ट की। अथर्व आरोही से बोलता है। अब लो, अब पहले थैंक यू फिर सॉरी। आपको लगता है थैंक यू और सॉरी बोल करके ही पूरी रात बितानी है? आरोही नाराजगी भरे लहजे में अथर्व से बोलती है। अथर्व आरोही की बात सुनकर बेड पर बैठ जाता है और आरोही की तरफ देखने लगता है। अथर्व का मूड अब पहले से ठीक हो चुका था। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? अथर्व भी मजाकिया लहजे में आरोही से बोलता है। अब आप अपने दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाइए, मैं वैसी बात नहीं कर रही हूँ जैसी आप समझ रहे हैं। आरोही अथर्व से बोलती है। तो आप कैसी बात कर रही हैं? अथर्व आरोही के कंधों से पकड़ अपने करीब करते हुए आरोही से पूछता है। मैं आपको कुछ बहुत ही कीमती दिखाना चाहती हूँ। आरोही बेड की साइड टेबल पर रखे हुए अपने फोन को उठा उसे अनलॉक करते हुए अथर्व से बोलती है। क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे? अथर्व गौर से आरोही के फोन में देखता हुआ आरोही से पूछता है। ये देखिए। आरोही अथर्व के सामने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कुछ दिखाती है। अथर्व अब आरोही के हाथ से फोन ले लेता है। यह हमारी अधीरा है। अथर्व आरोही से पूछता है। हाँ, ये उस वक्त की फोटो है जब नर्स ने इसे मेरी गोद में दिया था और मैंने पहली बार इसे देखा था। आरोही अथर्व के बगल में सोई हुई अधीरा की तरफ देखती हुई बोलती है। आरोही ऐसे ही अधीरा की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो अथर्व को दिखाती है। दोनों पूरी रात उन बीते हुए पलों को देखने में बिता देते हैं। सुबह हो चुकी थी। आसमान में हल्की रोशनी होने लगी थी। सुबह के 6 बज रहे थे। वह दोनों अभी भी बातें करने में बिजी थे। तभी गाड़ियों की आवाज आती है। आरोही अथर्व की तरफ देखने लगती है। इस वक्त कौन आया होगा इतनी सुबह सुबह? आरोही अथर्व से पूछती है।
आरुष को मैंने डैड और चंदू के साथ आने के लिए बोला था, वही आए होंगे। अथर्व बेड से उठता हुआ आरोही से बोलता है। आरोही भी अथर्व के साथ रूम से बाहर आती है। वह दोनों इस वक्त हवेली के मेन डोर पर खड़े थे। आरुष, चांदनी और मनीष जी के साथ हवेली में डोर की तरफ आ रहे थे। अथर्व को देखते ही आरुष दौड़ता हुआ अथर्व के गले लग जाता है। भाई, कैसे हैं आप? कितना वक्त लगा दिया वापस आने में? अथर्व की पीठ पर अपनी पकड़ को कसते हुए आरुष अथर्व से बोलता है। अथर्व भी आरुष की बैग पर अपने हाथों को लपेटे हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों की आंखों में इस वक्त नमी थी। कितने सालों बाद आज दोनों भाई एक दूसरे से इस तरह से मिल रहे थे। कैसे हो अथर्व? मनीष जी पास ही खड़े अथर्व से पूछते हैं। अथर्व और आरुष सब एक दूसरे से अलग होते हैं। अथर्व झुककर मनीष जी के पैर छूता है। मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मनीष जी के सामने खड़ा होता हुआ अथर्व मनीष जी से बोलता है। मनीष जी जल्दी से अथर्व को अपने गले से लगा लेते हैं। अब अच्छा महसूस हो रहा है। भरे गले से मनीष जी अथर्व से बोलते हैं। इधर चांदनी आरोही के गले लगती है। मनीष जी को आरोही के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं था, इसलिए वह आरोही पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आरुष भी आरोही को देख मुस्कुराता है। वह जैसे ही कुछ आरोही से बोलने वाला होता है, अथर्व उसे भीतर चलने का इशारा करता है। वह सभी हवेली के भीतर आते हैं। वैसे अथर्व, तुमने इतनी हड़बड़ी में हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मनीष जी सोफे पर बैठते हुए अथर्व से पूछते हैं। अथर्व कुछ बोलता उसके पहले ही पीछे से आवाज आती है। कैसे हो मनीष? आवाज का सुनकर मनीष जी सोफे से खड़े होते हैं और उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें दादी माँ आती हुई दिखाई देती हैं। माँ, आप यहाँ? आप तो महागुरु के आश्रम में थी। मनीष जी दादी माँ की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं। तभी उनकी नजर दादी माँ के पीछे आती हुई सुमित्रा जी पर पड़ती है और उनके कदम वहीं रुक जाते हैं और वह अचंभित हो सुमित्रा जी को देखने लगते हैं। उन्हें अपनी नजरों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इतने वर्षों बाद उनके सामने सुमित्रा जी खड़ी थी। उन्हें इस बात का तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके पैर वहीं जम गए थे। ऐसे क्या देख रहे हो मनीष? तुम्हारे सामने यह सच है। इसके बारे में हमें बहुत देर में पता लगा। दादी माँ मनीष जी के पास पहुंच उनसे बोलती हैं। सुमित्रा जी भी अब मनीष जी के पास पहुंच चुकी थी। सुमित्रा जिंदा है? लेकिन ये कैसे सच हो सकता है? मनीष जी अपनी जगह खड़े हुए ही हैरानी से बोलते हैं और अपने हाथ को बढ़ा सुमित्रा जी के चेहरे को छूने लगते हैं। माँ, ये तो सच में सुमित्रा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मनीष जी दादी माँ से बोलते हैं। दादी माँ कुछ बोलती उसके पहले ही मनीष जी सुमित्रा जी के और करीब आते हैं और उनके चेहरे को अपने दोनों हथेलियों के बीच थामते हैं। सुमित्रा, क्या सच में है तुम हो? मनीष जी नम आंखें लिए हुए सुमित्रा जी से पूछते हैं। हाँ, ये मैं ही हूँ। सुमित्रा जी भरे हुए गले से मनीष जी से बोलती हैं और अपने दोनों हाथों को उठा अपने चेहरे को पकड़े हुए मनीष जी के दोनों हथेलियों के ऊपर रख देती हैं। मनीष जी जल्दी से सुमित्रा जी को अपने गले से लगा लेते हैं। ओ सुमित्रा, कहाँ थी तुम इतने सालों तक? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसी हो गई थी? मनीष जी सुमित्रा जी को गले लगाए हुए बोलते हैं। इस वक्त बड़ी मुश्किल से उनके गले से आवाज निकल रही थी। कुछ दूरी पर खड़ा आरुष और चांदनी, वह दोनों भी सुमित्रा जी को जिंदा देख हैरान थे। आरुष अथर्व के पास आता है। भाई, भाई, ये क्या सच है? सच में माँ हमारे साथ हैं? अथर्व के हाथ को थामता हुआ आरुष सुमित्रा जी की तरफ देखता हुआ ही अथर्व से पूछता है। हाँ आरुष, ये सच है। मॉम जिंदा है और हमारे साथ है। मॉम को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अथर्व आरुष के दोनों कंधों को पकड़ अपने सामने खड़ा करता है और उससे बोलता है। आरुष अब अथर्व के गले से लिपट जाता है। भाई, मॉम हमारे साथ है। आरुष भी भर आए गले से अथर्व से बोलता है। अथर्व अब अपने हाथ को उठा आरुष के बैग को सहलाने लगता है। सुमित्रा जी अब मनीष जी से अलग होती हैं और आरुष के पास आती हैं। आरुष, मेरे बच्चे। सुमित्रा जी आरुष, जो कि अथर्व से लिपटा हुआ था, उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं। सुमित्रा जी की आवाज सुन आरुष अथर्व से अलग होता है और सुमित्रा जी की तरफ मुड़ता है और उनके गले से लग जाता है। मॉम,
आरुष भरे हुए गले से सुमित्रा जी से बोलता है। सुमित्रा जी भी अब आरुष के बालों को सहला रही थी। आज दोनों माँ बेटे कितने वर्षों बाद मिले थे। कुछ देर बाद सभी लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। लेकिन सुमित्रा, तुम इतने वर्षों थी कहाँ? हम सब ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमें सही सलामत जिंदा कभी मिलोगी भी। मनीष जी सुमित्रा जी की हथेली को अपने दोनों हाथों के बीच थामे पूछते हैं। ये सब आपको अथर्व और आरोही बताएंगे। मेरे पास ये सारी चीजें बताने की हिम्मत नहीं है। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी वहां अपने हाथों में चाय की ट्रे थामे हुए राधा वहां आती है। माँ, चाय। राधा सुमित्रा जी के सामने झुकती हुई चाय की ट्रे उनके आगे कर बोलती है। राधा की आवाज सुन सुमित्रा जी अपनी जगह से उठ खड़ी होती हैं और राधा के हाथ से चाय की ट्रे ले लेती हैं। वह चाय की ट्रे को कॉफी टेबल पर रखती हैं और राधा का हाथ पकड़ मनीष जी के सामने खड़ी करती हैं। ये आपकी बेटी है। सुमित्रा जी मनीष जी से बोलती हैं। क्या यह हमारी बेटी है? लेकिन यह तो विशंबर। मनीष जी इतना बोल रुक जाते हैं। उन्होंने विशंबर के साथ कई बार इस हवेली में राधा को देखा था। डैड, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अथर्व राधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ सोफे पर बिठाते हुए बोलता है और एक एक करके सारी बातें मनीष जी को बताता है, जिसे सुनकर मनीष जी और आरुष दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है। वह ऐसा कर भी कैसे सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन के साथ ऐसा करने की? आरुष अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को कसता हुआ गुस्से में सोफे से खड़ा होता हुआ बोलता है। आरुष, शांत हो जाओ। आरोही आरुष को समझाती हुई उसे बोलती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। नहीं भाभी, मैं उस औरत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे परिवार को इस तरह से बिखेर कर रख दिया है। आरुष चिल्लाता हुआ आरोही से बोलता है। उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी आरुष, लेकिन अभी हमारी सारी फैमिली एक साथ है। इस पल को एंजॉय करो तुम। माँ से इतने वर्षों बाद मिले हो। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आरोही आरुष से बोलती है। आप कुछ भी कहें, मैं उस औरत को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आरुष गुस्से में आरोही से बोलता है। आरुष को संभालना इस वक्त मुश्किल हो रहा था। अथर्व आरुष के पास आता है और उसके कंधे को पकड़ता है। आरुष, उन्हें उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। अभी तुम माँ और नैना से मिलो। तुम तो नैना से अभी मिले भी नहीं। रक्षाबंधन पर तुम हमेशा कहा करते थे ना कि काश हमारी भी कोई बहन होती। अब देखो हमारे पास भी बहन है। अब रक्षाबंधन पर तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं होगी। अदर आरुष से बोलता है और उसे लेकर नैना के पास आता है। नैना, ये। अथर्व ने अभी इतना ही बोला था, तभी नैना सोफे से खड़ी हो जाती है। ये आरुष भाई है, मुझे पता है। नैना अथर्व से बोलती है। पूरा परिवार मिल चुका था, सभी बिछड़े हुए आज एक साथ थे। जीविका जी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अथर्व चाहता तो जीविका जी को बहुत बुरी तरह से उनके किए की सजा दे सकता था, लेकिन उसने उन्हें मां माना था और आरोही की रिक्वेस्ट करने पर उन्हें पुलिस के हवाले सारे सबूत के साथ कर दिया गया था। जीविका जी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में आरुष और चांदनी की शादी हो जाती है। पूरी फैमिली हवेली से वापस दिल्ली आ जाती है। आरोही भी शिलांग का अपना सारा बिजनेस दिल्ली से ही संभाल रही थी। जरूरत होने पर वह शिलांग जाया करती थी। अधीरा अपने डैडा श्री के साथ बहुत खुश थी। अब तो उसे बहुत प्यार करने वाले दादाजी और चाचू भी मिल चुके थे। अब वह पूरी तरह से उनके साथ बिजी थी। आरोही सिर्फ उसे रात में ही मिल पाती थी। आरोही के इस बात से थोड़ी सी तकलीफ तो होती थी, लेकिन वह बहुत खुश थी कि उसकी बेटी के पास बहुत सारे रिश्ते हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं, जो कि उसने अपने बचपन में बहुत मिस किया था। उसके पास ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था जो उसे इतना प्यार दे सके। उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसने पूरी जिंदगी हॉस्टल की लाइफ ही जी थी। नैना का एडमिशन दिल्ली के सबसे बेहतरीन कॉलेज में करवा दिया गया था और वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। दादी माँ अपने भरे पूरे खुशहाल परिवार को देख बहुत खुश थी। मनीष जी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो रहे थे। अब उनकी दवाइयाँ भी बंद हो चुकी थी। आरुष और चांदनी दोनों एक साथ बहुत खुश थे और आजकल वह स्विट्जरलैंड अपने हनीमून के लिए गए हुए थे। आरोही अपने रूम में बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी।
तभी अथर्व रूम में आता है और आरोही को वहां ना देख उसे ढूंढते हुए बालकनी में जाता है। वह आरोही को गौर से आसमान में देखते हुए देख दबे कदमों से उसके करीब जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आज बड़ी देर लगा दिया आपने। आरोही अपने पेट पर रखे हुए अथर्व के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखती हुई अथर्व से बोलती है। हाँ, आज काफी देर तक मॉम के पास बैठा रहा। अथर्व आरोही के कंधे पर अपने चेहरे को टिकाते हुए बोलता है। वैसे तुम क्या देख रही हो इतने गौर से? अथर्व भी आसमान की तरफ देखते हुए आरोही से पूछता है। चांद को देख रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना? आरोही आसमान में चांद को देखती हुई अथर्व से बोलती है। हाँ, मेरा चांद तो रोज ही सुंदर लगता है। अथर्व आरोही के सिर से अपने चेहरे को लगाते हुए बोलता है। मैं आसमान के चांद की बात कर रही हूँ। आरोही अपनी नजरें अथर्व की तरफ करती हुई नाराजगी में बोलती है। लेकिन मैं तो अपने चांद की बात कर रहा हूँ। अथर्व आरोही की तरफ देखते हुए उससे बोलता है। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। आप सारी बातें घुमा फिराकर मेरे पर लेकर आते हैं। आरोही अथर्व से बोलती है। तो और किस पर लेकर जाऊं? मेरी तो पूरी दुनिया तुम ही हो। अथर्व आरोही पर अपनी पकड़ को और कसते हुए बोलता है। सच जान, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो न जाने मैं क्या होता। आज भी झूठी बातों और भ्रम में जी रहा होता। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझे लौटा दी, मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। अतः आरोही की गर्दन को चूमते हुए बोलता है। और आपने मुझे वह दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी, इतना भरा पूरा परिवार, जिंदगी की सारी खुशियां आपने भी तो मुझे दी हैं। आरोही अथर्व की तरफ मुड़ती है और उससे बोलती है। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत भी तो किया है, बहुत दुख दिया है तुम्हें। अथर्व आरोही से बोलता है। भूल जाइए उन बातों को। एक वक्त था, बुरा वक्त जो अब बीत चुका है। शायद ऐसा ही होना था हमारे साथ। आरोही अथर्व से बोलती है। भीतर चलो, ठंड काफी है यहाँ पर, और तुमने सॉल भी नहीं ली हुई है। अथर्व आरोही से बोलता है और आरोही का हाथ पकड़ भीतर लाता है। रूम में बेड पर अधीरा गहरी नींद पर सो रही थी। दोनों अधीरा के पास ही बेड पर बैठ जाते हैं। थैंक यू जान, अधीरा को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। अथर्व अधीरा के माथे को चूमता हुआ बोलता है। हैप्पी फैमिली, दी एंड।